आप राजपूत समाज से हैं लेकिन एआईएमआईएम में क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने इंजीनियरिंग एमबीए किया है और बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। किसी हिंदू से भी पूछ लीजिएगा ना, तो मैंने शिकायत नहीं करता। वो कहता अगला जो है बोलता बहुत अच्छा है, बिल्कुल लीगली बात करता है और लॉ के अधीन रह करके बात करता है और तर्क वाली बात करता है। ठीक है, कुछ लोगों को उनकी दाढ़ी और उनकी टोपी से परहेज है कि भाई, लेकिन कोई हिंदू कह नहीं सकता है कि किसी हिंदू के खिलाफ उन्होंने कभी आज तक गलत बोला हो। मैं इस पार्टी में हूँ, एमआईएम में हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं है। मैं ये भी रक्षा सूत्र भी पहनता हूँ, भगवा गमछा भी रखता हूँ, टीका भी लगाता हूँ और मुझे पूरी आज़ादी है हर चीज़ करने की। जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं, आज किसी का भी सपना होता है कि मैं मंत्री बनूं, करोड़ों रुपए कमाऊं। उस व्यक्ति को मंत्री पद का ऑफर था कि जो विभाग आप चाहिए मैं आपको दे दूंगा। 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए ऊपर से जो बाकी लोगों को मिला, जो 4 लोग जो काफिर लोग इस पार्टी को छोड़ के गए, उन्होंने उसको ठुकराया। एक बहुत बड़ा इच्छा शक्ति जिसके पास होगा वही इस काम को कर सकता है। तो ऐसे लोगों के अधीन काम करने का एक अपना जो है मुझे मैंने सेटिस्फेक्शन होता है। देखिए, मुसलमान बहुत इमोशनल जाति है और छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। मैंने बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन उनकी बात को रखता हूं, उनकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करता हूं। तो मुझे सीमांचल के लोग कहते हैं कि भाई 5 विधायक जहां से थे वहां पार्टी मजबूत है, आप आइए हमारे यहाँ से लड़िए। तो मैं बोला कि भाई मेरे हिंदू समाज के लोग कम है, राजपूत समाज के लोग कम है, क्योंकि बिहार में जाति बहुत हावी रहता है। तो उनका कहना है कि भाई आप जो हमारी समाज के लिए कर रहे हैं, आप हमारी जाति के लिए जो कर रहे हैं, हम लोग आपका भी सम्मान देना चाहते हैं। ये हम लोग की इच्छा है कि आप सीमांचल से आइए, चुनाव लड़िए। एक एक मुसलमान एमआईएम का एक एक कार्यकर्ता आपको जिता करके सदन में भेजेगा। और उस दिन जो ये आरोप लगाया जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, शायद उस दिन समझ में आए जिस दिन एक हिंदू का बेटा और मुसलमानों के वोट से सदन में जाएगा, तब शायद वो हम लोग के ऊपर दाग जो लगाया जाता है वो खत्म होगा। मैं जिस जाति से आता हूं, आज उस जाति का राजनीतिक जो कद है वो लगातार घटता चला रहा है। आज बिहार से राजपूत समाज से बहुत सारे एमपी हैं, भाजपा से भी हैं, जेडीयू से भी हैं, लेकिन किसी भी बिहारी को, बिहारी सांसद को मंत्री नहीं बनाया गया है। अगर राजपूत समाज चाहती है कि भविष्य में सीएम डिप्टी सीएम बने या फॉरवर्ड समाज का कोई मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम या उस मजबूत लेवल पे जा सके, तो मुझे लगता है कि कोई जाति अब दूसरा बचता नहीं है सिवाय मुसलमानों के। नमस्कार, मैं मोहम्मद नूर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज। अभी हमारे साथ राणा रंजीत सिंह हैं। वैसे तो ये राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन एआईएमआईएम के पिलर जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि राणा रंजीत जी से कि आप राजपूत समाज से हैं लेकिन एआईएमआईएम में क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं जो है एक पंडित के पास गया था एक टाइम पे, तो उसने बोला कि देखिए आप बहुत आगे जाइएगा, बहुत कुछ करिएगा, लेकिन संघर्ष बहुत है आपके जीवन में। तो ऐसे मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया और इस बात को मैंने माना कि ठीक है, संघर्ष है और संघर्ष के बाद मुझे उपलब्धि भी है। तो मुझे कहीं से उसको लेकर के कभी कुछ मन में शंका या नहीं, तो आसान रास्ता मेरा जीवन में कभी नहीं रहा है और न कभी होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। मैं जिस जाति से आता हूँ, आज उस जाति का राजनीतिक जो कद है वो लगातार घटता चला रहा है। आज बिहार से राजपूत समाज से बहुत सारे एमपी हैं, भाजपा से भी हैं, जेडीयू से भी हैं, लेकिन किसी भी बिहारी को, बिहारी सांसद को मंत्री नहीं बनाया गया है। या अगर हम जाति समीकरण की बात करते हैं तो अकेले जो राजपूत की आबादी है, हम राजपूत की आबादी को लेकर के राजनीति नहीं कर सकते हैं। हम विधायक, सांसद या कहीं भी कोई चुनाव या बाकी जगह पे हम, चूंकि संख्या बल हमारे पास कम है, और बाकी जातों की बात अगर करिएगा तो हर जात का अपना पार्टी है। यादव की अपनी पार्टी है, सहनी की अपनी पार्टी है, पासवान की अपनी पार्टी है, मांझी की अपनी पार्टी है, कुशवाहा की अपनी पार्टी है, कोयरी की अपनी पार्टी है। तो अगर राजपूत चाहता हो कि हम अगर एक सीएम या डिप्टी सीएम एक बड़ा ओहदा लेकर के देखें, आप देखिए ना, पिछले 10, 15, 20 साल का आप उठा लीजिए, किसी भी राजपूत समाज के किसी मंत्री को कोई बड़ा विभाग मिला है क्या? वो लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि भाई सबसे नीचे वाला जिसका बजट जो है सबसे कम रहता है। ये कोई समाज का व्यक्ति जब मजबूत होता है तो अपने अगल बगल के लोगों को, अपने समाज के लोगों को भी मजबूत करने का काम करता है। तो अगर राजपूत समाज चाहती है कि भविष्य में सीएम डिप्टी सीएम बने या फॉरवर्ड समाज का कोई मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम या उस मजबूत लेवल पे जा सके, तो मुझे लगता है कि कोई जाति अब दूसरा बचता नहीं है सिवाय मुसलमानों के। और दलित चूंकि वो बहुत पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं रहता है, आप उनसे अगर जुड़ते हैं, और राजपूतों का तो इतिहास रहा है, राजपूत जो है अपने अगल बगल में जिस ओहदे के भी रहे, अपने अगल बगल 10 गरीबों को बसाने का काम करते हैं, अपना जमीन दे दिया, उसके सुख दुख में मदद करने का काम किया, या एक स्वभाव से वो राजा होते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों?
देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने इंजीनियरिंग एमबीए किया है और बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। किसी हिंदू से भी पूछ लीजिएगा ना तो मैंने शिकायत नहीं करता। वो कहता अगला जो है बोलता बहुत अच्छा है, बिल्कुल लीगली बात करता है और लॉ के अधीन रह करके बात करता है और तर्क वाली बात करता है। ठीक है, कुछ लोग को उनकी दाढ़ी और उनकी टोपी से परहेज है कि भाई, लेकिन कोई हिंदू कह नहीं सकता है कि किसी हिंदू के खिलाफ उन्होंने कभी आज तक गलत बोला हो। मैं इस पार्टी में हूँ, एमआईएम में हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं है। मैं ये भी रक्षा सूत्र भी पहनता हूँ, भगवा गमछा भी रखता हूँ, टीका भी लगाता हूँ और मुझे पूरी आज़ादी है हर चीज़ करने की। आरजेडी की तरह नहीं है कि भाई अगर भगवा गमछा रख लें तो तुरंत कंप्लेन हो जाएगी, भाई गमछा कैसे रख लिया। वहाँ के अध्यक्ष कहते थे कि भाई रक्षा सूत्र क्यों बांध रहे हो। तो ये आज़ादी है। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक विजनरी आदमी, बैरिस्टर आदमी, वैसे आदमी, और जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं, आज किसी का भी सपना होता है कि मैं मंत्री बनूं, करोड़ों रुपए कमाऊं। उस व्यक्ति को मंत्री पद का ऑफर था कि जो विभाग आप चाहिए मैं आपको दे दूंगा। 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए ऊपर से जो बाकी लोगों को मिला, जो 4 लोग जो काफिर लोग इस पार्टी को छोड़ के गए, उन्होंने उसको ठुकराया। एक बहुत बड़ा इच्छा शक्ति जिसके पास होगा वही इस काम को कर सकता है। तो ऐसे लोगों के अधीन काम करने का एक अपना जो है मुझे मैंने सेटिस्फेक्शन होता है और मुझे अच्छा लगता है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक नया समीकरण मैं बनाना चाहता हूं। मैं अपने पुराने इंटरव्यू में भी बोलता हूं, अगर एमवाई समीकरण हो सकता है, या बीजेपी तो बनियों की पार्टी कही जाती है, तो क्यों नहीं एक नया समीकरण बनाएं जिसमें मुसलमान हो, फॉरवर्ड समाज, उसमें खास करके राजपूत समाज और दलित समाज और बाकी समाज के भी लोग जो हम लोग जोड़ सकें अपनी सेवा से, अपने व्यवहार से। लेकिन एक समीकरण, हर पार्टी का एक फाउंडेशन होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि समाज के बाकी वर्गों को छोड़ देना है, लेकिन फाउंडेशन एक बेस बनता है कि ईंटा किस कंपनी का, छर किस कंपनी का, गिट्टी किस कंपनी का। तो अगर हम बात करें कि छर, गिट्टी और ईंटा जो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं फाउंडेशन के लिए, तो उसमें जो है मुसलमान हो, फॉरवर्ड में राजपूत समाज खास करके, और दलित समाज हो, और बाकी सीमेंट हो, चूना हो, बाकी तो हर वर्ग को लेकर के चलना है। तो ये बहुत बड़ा विजन लेके चल रहा हूँ। ये हर किसी के बस का नहीं है कि वो उतनी दूर का वो देख सकता है। तो मेरे कई हिंदू भाई, खास करके मेरे समाज के भाई, वो मेरे इस विजन को भी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब समय आएगा तो वो इसको भी समझेंगे। आज लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर यह भी आरोप लगता है कि वो मुसलमानों की बात करते हैं, वो हिंदू विरोधी पार्टी है, और आप एक राजपूत समाज से हैं, तो फिर आप अपना भविष्य यहाँ पर कैसे देखते हैं? देखिए, मुसलमान बहुत इमोशनल जाति है, और छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। मैंने बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन उनकी बात को रखता हूं, उनकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करता हूं। तो मुझे सीमांचल के लोग कहते हैं कि भाई 5 विधायक जहां से थे वहां पार्टी मजबूत है, आप आइए हमारे यहाँ से लड़िए। तो मैं बोला कि भाई मेरे हिंदू समाज के लोग कम है, राजपूत समाज के लोग कम है, चूंकि बिहार में जाति बहुत हावी रहता है। तो उनका कहना है कि भाई आप जो हमारी समाज के लिए कर रहे हैं, आप हमारी जाति के लिए जो कर रहे हैं, हम लोग आपका भी सम्मान देना चाहते हैं। ये हम लोग की इच्छा है कि आप सीमांचल से आइए, चुनाव लड़िए। एक मुसलमान एमआईएम का एक कार्यकर्ता आपको जिता करके सदन में भेजेगा, और उस दिन जो ये आरोप लगाया जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, शायद उस दिन समझ में आए जिस दिन एक हिंदू का बेटा और मुसलमानों के वोट से सदन में जाएगा, तब शायद वो हम लोग के ऊपर दाग जो लगाया जाता है वो खत्म होगा। मैं एक सियासी परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी लंबे समय से मंत्री रहे, सांसद रहे, और मैं इतना कमज़ोर आईक्यू का नहीं हूँ कि अगर इस पार्टी में हूँ, इस पार्टी में मुझे मान सम्मान मिलता है, इस पार्टी का मुझे फ्यूचर दिखता है, हिंदू होकर के फ्यूचर दिखता है। जैसे ही चुनाव आता है तो मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा होती है। अरे मुसलमान इंसान भी है, केवल वोट बैंक नहीं है। लोग केवल मुस्लिम वोट बैंक, जैसा लगता है कि मुसलमान केवल एक प्राणी है ही नहीं, केवल वोट बैंक होता है। तो चुनाव आ रहा, देखिए ना, तेजस्वी यादव जी चले गए ना, इतने दिन से इतना मुसलमानों के साथ, इतने मौलाना साहबों के साथ जो बदतमीजी हुआ, आज तक तो नहीं गए। वो क्या मौलाना साहब के लिए जाएंगे? साहबुद्दीन साहब जैसा व्यक्ति जिसने सींचा उस पार्टी को, उसके लिए तो किया ही नहीं। उनकी पत्नी को चुनाव हरवाने का काम किया। टिकट अगर नहीं दिया होता, आरजेडी ने कैंडिडेट सिवान से नहीं खड़ा किया होता, तो आज हिना मैडम सदन में होती, वो होती सच्ची श्रद्धांजलि। तो आज जब चुनाव आया है विधानसभा का, तो जो है तेजस्वी जी अब जा रहे हैं कि मुसलमान के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। अरे भाई, वक्फ बोर्ड में सारा जमीन कब्रिस्तान छीन रहा है, उनकी लाशें कहाँ दफनाई जाएंगी वो जगह छीना जा रहा है, तब तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे ट्वीट करने के अलावा, और आप कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो ये करेंगे वो करेंगे। अरे ये सब नाटक मुंह बोलने से नहीं होगा, करिए, जमीन पे उतरिए। खाली गवर्नर साहब को ज्ञापन सौंपने से होगा? अरे विपक्ष का नेता ज्ञापन सौंपेगा, लड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाएगा। अरे इतने विधायक हैं आपके पास, सभी विधायकों को घेर लगा दीजिए, जिस भी
डीएसपी ने या जिसने भी गलत किया है, थाना का घेराव करिए, सभी विधायकों को बोलिए वहां पहुंचेंगे। एक ताकत है आपके पास, आप विपक्ष के नेता हैं, आप ज्ञापन सौंपेंगे। अरे ज्ञापन कमजोर लोग सौंपते हैं, लड़ाई को लड़िए, होश ठिकाने लगा दीजिए। अरे हम बिहार हैं साला, बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। यहाँ हम लोगों ने देखा है सम्राट अशोक से लेकर के एक एक यहाँ की मिट्टी में राजनीति जो है एक एक आदमी के खून में जो है सना हुआ है। तो हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, विपक्ष का नेता ज्ञापन सौंपेगा। अरे हम लोग कुछ नहीं है तो भी एमआईएम का इतना कार्यकर्ता मजबूत है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब इकलौता सीमांचल के जो है हर मुद्दों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं, यहाँ तक कि ढाका का भी मुद्दा या मेरे इलाके का भी मुद्दा। तो एक विधायक है इसलिए हम लोग सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं, सारे सवालों को नहीं उठा पाते हैं। अगर 20-25 विधायक इस पार्टी के हो जाएंगे तब आप कहिएगा। जो मुसलमान का टैग लगाते हैं आप देखिएगा, एक एक दलित की लड़ाई, हर समाज की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन इकलौते विधायक हैं, हम लोग बच गए हैं, तो इसलिए इस बार सदन में देखिएगा हमारी ताकत बहुत अधिक रहेगी। और आप हमारा संघर्ष भी देखिएगा हर समाज के लिए, मंत्री बनने के लिए और मलाई खाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए इस पार्टी में हम लोग संकल्पित हैं। एक आखिरी सवाल की जो एआईएमएम पे काफ़ी समय से आरोप लगता आ रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, तो इस पर राणा रणजीत सिंह क्या कहें? देखिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर ओखला से आज जीत ही रहे हैं, शिफाउर रहमान साहब चुनाव जीतने जा रहे हैं, पूरा देश में मैसेज आने वाला है कि सीए एनआरसी का विरोध करने वाला जेल चला गया था, कोई पूछने वाला नहीं था, और आज उस आदमी को विधायक बना दिया इस आदमी ने। तो आपको क्या लगता है जब वक्फ बोर्ड की बात आएगी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चैलेंज भी किया है कि चेतावनी है कि इस पे आप लोग गंभीरता से देखिए वरना कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जब वो पैदा कर रहे हैं, शिफाउर रहमान साहब जैसे पैदा को, जो हौसला, बीजेपी का मकसद क्या है? ये विधायक बनाना, सांसद बनाना बहुत छोटी बात है। देश चलाने के लिए लंबे समय से बीजेपी ने क्या किया है, एक एक मुसलमान के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। यहाँ से एक एक मुसलमान को कमजोर कर दिया है कि अगर कुछ करेंगे यूएपीए लगा दिया जाएगा और जेल में ठेल दिया जाएगा। और आज देखिएगा आज मुसलमान बोल भी नहीं पाता है, बहुत डर गया है, सहम गया है, ट्रेन में अकेले सफर करने में डरता है। किसी की दाढ़ी हो तो वो देखता है कि अगल बगल में बेचारे 2-4 दाढ़ी वाले हैं कि नहीं है, या मेरे बॉगी में कितने दाढ़ी वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे परेशान और मजलूम लोगों की मदद करना सबके बस की नहीं है। और अगर आप देखिए ना तो कितना बड़ा चिंगारी रूप लेने जा रहा है। अगर हम बी टीम होते तो ये जो अगर रिजल्ट आएगा तो बीजेपी वाले को होश ठिकाने आ जाएगा कि भाई वक्फ बोर्ड की लड़ाई में बहुत बड़ा विरोध होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम, सी टीम, जब बीजेपी के भी एक सांसद या एक विधायक रहे होंगे और जो वो चुनाव लड़ने आए होंगे तो उनको बारे में भी लोगों ने यही कहा होगा। कोई नई पार्टी जब आती है, जनसुराज आई प्रशांत किशोर जी की पार्टी, उसको भी बी टीम बना दिया, या कोई पार्टी आएगी तो उसको ऐसा ही बोला जाएगा। क्योंकि जो बड़ी पार्टियां होती हैं, तेजस्वी जी ने क्या बोला था पूर्णिया में, या तो एनडीए को वोट दीजिए या इंडिया को वोट दीजिए और किसी को मत दीजिए। क्या दिखाता है? तो ये बी टीम सी टीम का टैग मिलता रहेगा, लगता रहेगा। ये बड़ी पार्टियां, बड़े मगरमच्छ जो हैं, वो चाहती नहीं है कि कोई दूसरी मछली या दूसरा कोई जानवर या दूसरा कोई ताकतवर उस इलाके में, उनके इलाके में पनपे, पैदा ले। तो इसलिए बी टीम सी टीम बोलते रहते हैं, समय और काम जवाब देगा। ये चिंगारी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाने जा रहे हैं ओखला विधानसभा के जरिए, ये तो नाक में दम कर देगा बीजेपी के। अभी देखिएगा, अभी जीतने तो दीजिए। हर एक गांव से लड़का जो बोलेगा ठीक है हम भी 10 साल जेल जाएंगे, हम भी 20 साल जेल जाएंगे, लेकिन सम्मान तो मिलेगा। अगर सही मुद्दों के लिए जेल जा रहे हैं, संघर्ष करके जेल जा रहे हैं, तो ये तो उनके लिए सम्मान की बात है। तो ये हौसला बढ़ाएगा, एक एक मुसलमान को लड़ने का दोबारा ताकत देगा। जो एक तरीके से रिचार्ज नहीं हुआ था, जो मुसलमानों के संघर्ष की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डल रहा था, ये पेट्रोल का काम करेगा। ये 2 सीटें, दिल्ली चूंकि बिहार की देश की राजधानी है, पूरा मैसेज पूरे देश में जाएगा। तो एक क्रांतिकारी चिंगारी जो जा रहा है बीजेपी के नाक में दम कर देगा। ये बी टीम सी टीम बोलने वाले जो है इनको जवाब मिल जाएगा रिजल्ट से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ राणा रणजीत सिंह थे जो कि एआईएमआईएम के कद्दावर नेता हैं। तो इन्होंने अपनी राय रखी। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।